देश में लोकसभा 2024 और विधानसभा इलेक्शन का माहौल जैसे जैसे गर्माता जा रहा है, वैसे ही राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति चमकाने में जुटी है। एक तरफ देश की पुरानी पार्टी कांग्रेस नए नए मुद्दों पर घिरती जा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी हर राज्य में भगवा परचम लहराने में जुटी है। दरअसल इन दिनों कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और राज्य में कांग्रेस ने जेडीएस को जोरदार झटका दिया है। जेडीएस के पूर्व विधायक श्रीनिवास गुरुवार को कांग्रेस में शामिल हुए हैं। चुनावी राज्य कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर के पूर्व विधायक श्रीनिवास ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वह इस महीने पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल होने वाले तीसरे विधायक है, जबकि 10 मई को राज्य में विधानसभा चुनाव होना है। दरअसल जेडीएस के लिए ये बड़ा झटका साबित हो रहा है। कांग्रेस के मुताबिक 2018 के विधानसभा चुनाव से जेडीएस से जुड़े 37 नेता आगामी चुनाव के मद्देनजर अब तक कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। पूर्व मंत्री श्रीनिवास ने 27 मार्च को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि 2 बीजेपी नेता पुटन्ना और बाबूराव चिंचनसूर ने इस महीने की शुरुआत में विधानसभा परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। पुटन्ना को कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में राजाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा है और ऐसे संकेत है कि पार्टी चिंचनसूर और श्रीनिवास को भी क्रमशः गुरमितकल और गुब्बी क्षेत्रों से मैदान में उतार सकती है। 4 बार के पूर्व विधायक श्रीनिवास और उनके समर्थकों को पार्टी में शामिल करते हुए कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि मैं लंबे समय से श्रीनिवास को कांग्रेस में शामिल करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन अब जनता का मिजाज भांपते हुए उन्होंने पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। उनके शामिल होने से पार्टी न केवल तुमकुरु बल्कि पूरे पुराने मैसूरू क्षेत्र में मजबूत होगी। तो जाहिर सी बात है कि कर्नाटक में कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक पारी खेलनी शुरू कर दी है तथा राज्य में सरकार तो बीजेपी की है, तो बीजेपी भी अपना दमखम दिखाने वाली है। दरअसल इससे पहले मोदी ने कर्नाटक में रैलियां के दौरान कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है, तो आने वाले चुनाव में बीजेपी बनाम कांग्रेस में जोरदार लड़ाई देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। इन दिनों महाराष्ट्र की सियासत काफी गरमाई हुई है। उद्धव ठाकरे से बगावत के बाद महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस ने मिलकर सरकार बनाई और तभी से महाराष्ट्र में सरकार बनाम एमवीए गठबंधन में तकरार दिन ब दिन देखने मिल रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट के नेता लगातार शिंदे सरकार को घेरने में जुटे हैं। दरअसल इन दिनों महाराष्ट्र में फिर से उपचुनाव होने की संभावना है। उपचुनाव सीट को लेकर एमवीए गठबंधन में फिर से टकराव की संभावना है, जबकि इस बार कांग्रेस और एनसीपी एक दूसरे के सामने है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। दरअसल बीजेपी सांसद गिरीश बापट के निधन से खाली हुई पुणे संसदीय सीट के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी के भीतर खटपट शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि यह तय है कि महाविकास आघाड़ी पुणे सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। हम बीजेपी के लिए पुणे की संसदीय सीट पर निर्विरोध चुनाव नहीं होने दे सकते। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमारे लिए कोई निर्विरोध सीट नहीं छोड़ी। महाविकास आघाड़ी ने तय किया है कि अब जहां उपचुनाव होगा वहां उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। दूसरी तरफ एनसीपी नेता तथा विधानसभा में नेता विपक्ष अजित पवार ने कहा कि इतनी जल्दी क्या है, गिरीश बापट के निधन को अभी 3 दिन ही हुए हैं। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। महाराष्ट्र की एक सभ्य राजनीतिक परंपरा है। अगर हम अभी से चुनाव की बात करने लगेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। दूसरी तरफ पुणे की खाली हुई सीट के लिए होने वाला उपचुनाव बीजेपी निर्विरोध कराना चाहती है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र में उपचुनाव निर्विरोध कराने की परंपरा है। पुणे सीट का उपचुनाव निर्विरोध कराने के लिए वह दूसरे राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं से मिलकर जल्द ही बात करेंगे। एक तरफ बीजेपी इस सीट पर निर्विरोध चुनाव करने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के भीतर इस बात पर भी मंथन चल रहा है कि उपचुनाव में किसे उम्मीदवारी दी जाए। पुणे संसदीय क्षेत्र की कस्बा विधानसभा सीट पर हाल ही में हुए उपचुनाव में बीजेपी की शर्मनाक हार से बीजेपी सहमी हुई है। इस सीट पर ब्राह्मण उम्मीदवार न दिए जाने को लेकर पुणे के ब्राह्मणों में जबरदस्त गुस्सा था, जिसने इस सीट पर बीजेपी को 25 वर्षों से मिल रही जीत को हार में बदल दिया था। दिवंगत सांसद गिरीश बापट भी ब्राह्मण थे, इसलिए इस सीट पर ब्राह्मण उम्मीदवार देने का दबाव बीजेपी पर बहुत ज्यादा है। राज्य में बीजेपी के पास इस समय देवेंद्र फडणवीस से बड़ा बीजेपी नेता कोई नहीं है, इसलिए इस मामले में उनके फैसले को ही तरजीह दी जाएगी। बीजेपी के पास पूर्व सांसद अनिल शिरोले के रूप में एक उम्मीदवार है। शिरोले चूंकि 2014 में पुणे सीट से बीजेपी के सांसद रह चुके हैं, लेकिन अगर उन्हें टिकट दिया गया तो ब्राह्मण फिर से मिलक सकते हैं। तो देखना होगा कि महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक हलचल के बाद क्या बीजेपी शिंदे सरकार अपना अस्तित्व बचाने में कामयाब होती है या एमवीए गठबंधन कोई खेल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। देश की पुरानी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद देश में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है।
तो वही बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। अब इस मामले में विदेशी हस्तक्षेप भी शुरू हो गया। दरअसल पिछले दिनों जर्मनी के विदेश प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा था कि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ फैसले और उनकी संसदीय सदस्यता निलंबित किए जाने का संज्ञान लिया। जर्मनी की प्रतिक्रिया सामने आने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए विदेशी ताकतों को बुलाने का आरोप लगाया। इस बीच बीजेपी सांसद बैजयंत जय पांडा ने जर्मनी की कानून व्यवस्था को लेकर तंज कसा। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा, इस साल जनवरी में लुज्जेरत गांव में जर्मनी की पुलिस की बर्बरता के बारे में पढ़कर निराशा हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हिंसा करने का आरोप लगाया और कहा कि पुलिस ने उन्हें बुरी तरह पीटा। हम यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में लोकतांत्रिक मानदंडों के इस तरह की गिरावट को दुख और चिंता के साथ देख रहे हैं। दरअसल इससे पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को घेरते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का समर्थन करते हुए उन्हें धन्यवाद कहा था। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि राहुल गांधी को परेशान करके भारत में लोकतंत्र से समझौता किया जा रहा है और इसका संज्ञान लेने के लिए जर्मनी के विदेश मंत्रालय और डॉयचे वेले के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संपादक रिचर्ड वॉकर का धन्यवाद। बता दें, राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि हमने इस मामले में संज्ञान लिया है। हमें जानकारी मिली है कि राहुल गांधी अदालत के फैसले को चुनौती दे सकते हैं। इसके बाद ही साफ हो पाएगा कि ये फैसला सही है और निलंबन के लिए उचित आधार है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बाद बीजेपी नेता और कानून मंत्री किरण रिजिजू ने उन पर पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय मामले में हस्तक्षेप के लिए विदेशी शक्तियों को आमंत्रित करने के लिए राहुल गांधी को धन्यवाद। याद रखें, भारतीय न्यायपालिका विदेशी हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं हो सकती। भारत अब विदेशी हस्तक्षेप को सहन नहीं करेगा क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। अब एक और बीजेपी नेता ने कांग्रेस को सबक सिखाते हुए उन पर जमकर पलटवार किया है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को अब सबक सीखना चाहिए कि देश के आंतरिक मामले में विदेश की ताकतों को हस्तक्षेप कांग्रेस के लिए राजनीतिक खतरा बनती हुई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। देश में इन दिनों चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी पार्टी को मजबूत बनाने पर जुटती दिख रही है, तो वही कांग्रेस अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए हाथ पैर मारती दिख रही है। आने वाले कुछ महीनों में देश के बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जहां पर इस वक्त कांग्रेस सरकार चला रही है। तो आइए जानते हैं कि राजस्थान का चुनावी माहौल क्या है। राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट को लेकर तकरार फिर से तेज हो गई है। कांग्रेस सरकार के मंत्री रामलाल जाट की ओर से सचिन पायलट का नाम लिए बगैर हमला बोले जाने के बाद उनके समर्थक मंत्री हेमाराम चौधरी ने जाट पर पलटवार कर दिया है। चौधरी ने जाट के बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि हमें नसीहत देना बंद करे, हम कांग्रेसी है और हमारे खून में कांग्रेस बसी हुई है। रामपाल जाट पर हमला जारी रखते हुए चौधरी ने कहा कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि सचिन पायलट कांग्रेस छोड़कर चले जाए, लेकिन हम उनको बता दें कि सचिन पायलट कहीं नहीं जाने वाले। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे नेता खुद ढंग से चले और दूसरों को नसीहत देना बंद करे। मंत्री रामलाल जाट ने एक वीडियो जारी कर सचिन पायलट का नाम लिए बगैर उन पर बड़े हमले बोले थे। इसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में ऐसे नेता है जो कांग्रेस सरकार के खिलाफ बोलते हैं और राहुल गांधी या आलाकमान के पक्ष में बयान देते हैं। जयपुर में सरकार के काट करते हैं और दिल्ली में जाकर बयान देते हैं। इस तरह का दोगला व्यवहार ठीक नहीं। रहना है तो कांग्रेस में ठीक ढंग से काम करो। ऐसे लोगों का उद्देश्य है कि सरकार भी नहीं आए और आलाकमान भी खुश रहे। जाट के इस बयान के बाद एक बार फिर कांग्रेस में बवाल मच गया। इसके जवाब में मंत्री हेमाराम चौधरी ने जाट पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने मिलकर चौकड़ी बना रखी है, केवल सरकार उन्हीं चौकड़ी से घिरी रहती है, इससे कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं होने वाली। उन्होंने रामपाल जाट को नसीहत देते हुए कहा कि दूसरों के लिए इस तरह की बयानबाजी बंद करे, सबको साथ लेने से ही सरकार वापस रिपीट होगी। मंत्री हेमाराम चौधरी ने 25 सितंबर को हुए घटनाक्रम को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को जो आलाकमान के साथ बेइज्जती हुई है वो आज तक इतिहास में कांग्रेस आलाकमान के साथ कभी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी से 1980 से विधायक है। उन्होंने आज तक आलाकमान की इस तरह की बेइज्जती कभी नहीं देखी। 25 सितंबर की रात सोनिया गांधी की भी तबीयत ठीक नहीं थी। शायद आलाकमान के इस अपमान के बाद सोनिया गांधी को नींद भी नहीं आई होगी। इस तरह की हरकत करने वाले नेताओं को इसका जवाब देना चाहिए। मंत्री हेमाराम चौधरी ने रामलाल जाट के बयान के बाद उन पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मंत्री रामलाल जाट किस आधार पर बयानबाजी करते हैं, जबकि 25 सितंबर की रात को खुद रामपाल जाट का पता नहीं था कि वह कहां चले गए थे। उस दिन जो हुआ, क्या वह अनुशासनहीनता नहीं है? सोनिया गांधी की ओर से पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को जयपुर में विधायक दल की बैठक लेने के लिए भेजा गया, लेकिन बैठक में सभी विधायक को बुलाकर अचानक सभी विधायकों को सीपी जोशी के पास इससे इस्तीफा देने के लिए ले जाना, क्या यह अनुशासनहीनता नहीं है? उन्होंने सवाल उठाया कि सीपी जोशी को इस्तीफा देने की क्यों नौबत आ गई।
आखिर इसकी क्या वजह है जो सभी विधायकों को अचानक वहां ले जाया गया? तो अब देखना होगा कि राजस्थान में चल रही इस सियासी गुटबाजी से क्या कांग्रेस राजस्थान में फिर से सरकार बना पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।